जय श्री कृष्ण साथियों। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए आप लोग। ताकि हम लोग चर्चा शुरू कर सकें। शायद आवाज़ धीमी आ रही हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि आज मेरा ईयरफोन ख़राब हो गया है। मित्रों, हम लोग जिस विषय पे चर्चा करने आए हैं वो प्रतापगढ़ और आगरा की घटना है। लेकिन आज एक विशेष दिन है जिस पर मैं आप लोगों को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा, और उस महान योद्धा के चरणों में नमन करते हुए मेरे पास उनकी कोई तस्वीर वर्तमान समय में नहीं है, लेकिन श्रद्धा में मैंने दीप जलाए हैं और आप भी जलाइए। उस महाबली आल्हा का आज जन्मोत्सव है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने 52 लड़ाइयाँ लड़ी थी और अपराजय रहे। किसी भी लड़ाई में उन्होंने हार का सामना नहीं किया, अपराजय योद्धा थे। पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर को हराने वाले युद्ध में आल्हा थे। एक वीर पराक्रमी अपराजय योद्धा थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि बुंदेलखंड में एक कहावत है कि बड़े लड़ैया मोहबे वाले, खनक खनक बाजे तलवार। बड़े लड़ैया महबे वाले, खनक खनक बाजे तलवार। एक कमारन दुई मर जाएं, तीसर खौफ खाए मर जाए। बड़े लड़ैया आल्हा उदल, जिनसे हार गई तलवार। मित्रों, हमें अपने समाज के, अपने जाति के हर महापुरुष को जिनको इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया है, जिनके ऊपर एक बहुत मोटी सी धूल जम गई है, और वो धूल साजिशन जमाई गई है, जमी नहीं है, और ये हमारी आपकी नासमझी की वजह से ही कहीं ना कहीं जमी है। उसको हटाना होगा, अपने समाज के महापुरुषों को सामने लाना होगा, अपने इतिहास को जानना होगा। अगर आपका अपना इतिहास नहीं जानेंगे आप, तो आप अपने भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। कहा जाता है कि इमारत वही बुलंद होती है जिसकी नींव बहुत मजबूत होती है। मित्रों, आज चर्चा करने हम लोग आए हैं आगरा और प्रतापगढ़ की घटना पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितनी भी घटनाएं घटी हैं, 23 मई से जब से केंद्र सरकार आई है सत्ता में, और या यूँ कहें कि जब से बीजेपी सरकार आई है, लेकिन 23 मई के बाद से दलितों, पिछड़ों और माइनॉरिटी के लोगों पे जो हमले हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और उसमें कहीं ना कहीं, उन हमलों को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं प्रशासन का हाथ है, क्योंकि जब कभी बैकवर्डों और दलितों के साथ घटनाएं घटती हैं तो उनको जानबूझकर दबा दिया जाता है, प्रशासन द्वारा तोड़ा मरोड़ा जाता है। अभी बात करते हैं हम लोग आगरा में एक कुशवाहा परिवार की बच्ची, नाबालिग बच्ची पर के साथ 4 सामंतियों ने बलात्कार कर दिया। बहुत घृणित और जघन्य घटना हुई है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिस आगरा में ये घटना घटी है और जिस क्षेत्र में ये घटना घटी है, वो घटना जो है बाह विधानसभा के अंतर्गत घटी है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वहाँ की जो विधायिका महोदय हैं, राजा भदावर यानी कि अरिदमन सिंह की पत्नी पक्षालिका, इनके क्षेत्र में घटी है। वहाँ ये घटना घटी है और ये लोग उसमें न्याय दिलाने की बजाय महापंचायत और खाप पंचायत बुलाते हैं, जिसमें पीड़ित पक्ष के परिवार वालों पर समझौता कराने का दबाव डालते हैं, ताकि ये लोग समझौता कर लें और इनकी राजा भदावर यानी कि अरिदमन सिंह के जाति वाले वो चारों लड़के जिन्होंने सामूहिक
बलात्कार किया। ये घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। आपको फूलन देवी याद होंगी, फूलन देवी की तरह की ही घटना है, लेकिन यहाँ हथियार उस बच्ची ने नहीं उठाए। अगर ऐसा ही रहा तो हथियार उठाना पड़ेगा। ये राजा भदावर और रानी पक्षालिका, राजा भदावर को आप राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कह सकते हैं। ये कई पार्टियों में रह चुके हैं, पिछली सरकार तक ये सपा में रहे। ये लोग अपने समाज के, अपने जाति के उन चारों लोगों को बचाने के लिए सुलह समझौते के लिए दबाव डालते हैं। जब पीड़ित पक्ष नहीं मानता है तो सीओ के सामने पूरे परिवार की पिटाई होती है। और तमाशबीन बना कौन रहता है? राजा भदावर यानी कि हरिदमन सिंह और उनकी पत्नी रानी पक्षालिका जो एमएलए है बाहर से। क्या इनके घर की बेटी होती और इनके समाज की बेटी होती तो भी ये समझौता करवाते, तो भी एक खाप पंचायत बुलाते। और उस पंचायत में सीओ, क्षेत्र का सीओ पालतू कुत्ते की तरह जो पट्टा पहने खड़ा होता उस तरह खड़ा था। यही मनुवाद है, यही असली राम राज्य है, जिसमें बैकवर्डों और दलितों को बोलने का हक नहीं है, उनको न्याय का हक नहीं है। और हमारे समाज के लिए सबसे बड़े दुख की बात है कि जिस जगह की ये घटना है, आगरा की ये घटना है। आगरा में आपको बता दूं कि आगरा का जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष नपुंसक गिरिराज कुशवाहा है, जो उस लड़की के घर जाता है, सिंपैथी दिखाता है और हाथ जोड़ के चला आता है। ऐसे नपुंसकों को जो जूता मार के भगाना चाहिए, समाज से बेदखल कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। लेकिन हम आप नेताओं के मुंह में आ जाते हैं। ये अपनी लाश उठाने की काबिल नहीं है। ये आपकी मदद क्या करेंगे? ये जीती जागती लाश हैं। ऐसे लाशों को जितना जल्दी से अपने आसपास से दूर कर दिए ठीक है, नहीं तो संक्रमण फैल जाएगा। दूसरी घटना आपको मैं बताऊं, आपको याद ही होगा कि कैसे प्रशासन ने झांसी में पुष्पेंद्र यादव की हत्या की और रात में पेट्रोल डाल के उनकी लाश को जला दिया, उनकी पार्थिव शरीर को जला दिया। और ये घटना सिर्फ एक यादव के साथ ही नहीं घटी थी, उसी के समकक्ष, उसी के आसपास आप लोग को बृजलाल मौर्य याद होंगे। पुलिस प्रताड़ना में जेल के अंदर इतनी पिटाई हुई थी कि बृजलाल मौर्य मर गया था। इन दोनों घटनाओं में भी न्याय नहीं मिला। सरकार ने, सत्ता ने और प्रशासन ने, व्यवस्थाओं ने सवर्णों का ही साथ दिया है। देखिए, जो प्रॉपर्टी को लेकर और ज़मीन जायदाद को लेकर झगड़े होते हैं, हर समाज में होते हैं, लेकिन उसके इतर जहाँ बैकवर्ड, दलित, माइनॉरिटी, आदिवासी वर्सेस सवर्ण के झगड़े हुए हैं, मामले हुए हैं, या जो भी घटनाएं घटी हैं, वहाँ सरकार ने भी सवर्णों का पक्ष लिया है। अभी जीता जागता उदाहरण आपको बताऊं, आगरा की घटना, प्रतापगढ़ की घटना शायद आपको याद होगी। प्रतापगढ़ की घटना में ये हुआ है कि प्रतापगढ़ में जो घटना घटी है वो भी घटना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं थी। घटना सिर्फ और सिर्फ मवेशी चराने को लेकर थी। और आप कहेंगे मवेशी चराना कोई गुनाह नहीं है। गुनाह है, तब गुनाह है जब आप किसी की खड़ी फसल चरा लें। इसमें यही हुआ था कि ब्राह्मणों ने दबंगई से पटेलों की फसलों को चरा लिया था, या ये कहिए कि निरंतर चराते रहे। जब ये तंग आ गए लोग तो इन्होंने उसी संबंधित ग्राम सभा के प्रधान अनिल तिवारी से जाके शिकायत की। तो वो भी जनेऊधारी पक्ष भी जनेऊधारियों का लेंगे, क्योंकि उसमें जो फसल चराने वाले लोग थे, या यूँ कहिए कि जो लोग मुजरिम थे, जिन्होंने गलत काम किया था, वो सबके सब ब्राह्मण थे। और इन ब्राह्मणों ने जब ये शिकायत करने पहुँचे तो उसने, अनिल तिवारी ने मदद ना करके इन लोगों को कहा तुम लोग जाओ, हम देख लेंगे। उसके बाद ब्राह्मणों ने मिलके अपनी पंचायत की। उसके बाद इस गांव में पहुँचे, गोविंदपुर गांव में। पटेलों के घरों पे, मोहल्लों पे धावा बोल दिया इन लोगों ने। पहले तो पूरे फैमिली मेम्बर उस गोविंदपुर गांव में
जो पटेलों का मोहल्ला था उसमें घुस के इन लोगों ने स्त्री पुरुष बच्चे सबको मारा पीटा, यहाँ तक कि जानवरों को भी मारा पीटा। इतने से इनका मन नहीं भरा तो इन लोगों ने उनके घरों में आग लगा दी। आग लगाने के बाद पशु जो कि मड़ई या मड़हा जिसको कहा जाता है गांव में, जिसमें जानवर रखे जाते हैं, कितने पशु इनके जल गए। लेकिन प्रशासन ने आज तक अभी तक कुछ नहीं किया। और आप जान लीजिए पटेलों की स्थिति क्या है कि पटेल बीजेपी का रूलिंग पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है और ये पूरी की पूरी घटना उसी पार्टी के एक मंत्री मोती सिंह के सह पे हो रही है। स्वतंत्र देव सिंह जो कुछ पटेल समाज से आते हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। बीजेपी आपके साथ न्याय करने के लिए नहीं, आप गलतफहमी में हैं कि बीजेपी आपके साथ न्याय करने के लिए। बीजेपी सिर्फ़ और सिर्फ आपका वोट बैंक लेने के लिए है। बीजेपी को सिर्फ आपके वोट बैंक से मतलब है। बीजेपी ने आपको वोट बैंक बना लिया है। आपको ये नहीं समझ में आता, आपके लोगों की हत्याएं होती हैं, आपके लोगों को मारा जाता है, तब भी आप उनको वोट देते हैं। किसकी शक्ल देख के? स्वतंत्र देव जैसे लोगों की शक्ल देख के, या महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जैसे लोगों की शक्ल देख के, या कुशवाहा मौर्य, काची कुर्मी, ये लोग अपने जात के नेताओं का, जिनको इस कुर्सी तक नहीं नसीब होती है, जो सिर्फ अपने घर और अपने बच्चों का परिवार चला रहे हैं, उनका बैंक बैलेंस तैयार कर रहे हैं। आपके लिए क्या कर रहे हैं? रूलिंग पार्टी का एक भी नेता आपके लिए खड़ा क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं आपके लिए न्याय मांगने गया? किसी की हैसियत है कि मोती सिंह से सवाल पूछ सके कि तुम अन्याय का साथ क्यों दे रहे हो? क्यों पटेलों के साथ इतना अन्याय हो रहा है तो तुम उनके साथ नहीं खड़े हो रहे हो? क्यों तुम पीड़ित पक्ष को ही फंसाने की कोशिश कर रहे हो? और आपको बता दूं, तकरीबन 14 पटेलों के खिलाफ इसी मामले में FIR हुई है। पीड़ित भी हैं, मार भी खाए, घर भी जलाया गया, उन्हीं के खिलाफ FIR भी हुई है। आज कदुआ के भतीजे पूर्व सांसद शिव कुमार पटेल गए थे और ये शुभ संदेश है। अगर आप हमारे जनप्रतिनिधि, हमने आपको चुना है, तो आपको हमारे सुख दुख में खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो चुनाव ज़्यादा दिन दूर नहीं है। हिसाब सूद और ब्याज के साथ होगा और ये हिसाब हम सवर्ण नेताओं से नहीं, अपने बैकवर्ड और दलित नेताओं से ही करेंगे, क्योंकि वोट बैंक हमने तुमको चुन के भेजा है, तुम हमारे जनप्रतिनिधि हो, तो सवाल भी हम तुम्हीं से करेंगे। और एक घटना भी बता देता हूँ आपको, आजमगढ़ जनपद की एक घटना है। आजमगढ़ जनपद में दिरौली ग्राम सभा की घटना है, जो रानी की सराय विधानसभा क्षमा करें, रानी की सराय थाना के अंतर्गत आता है और ब्लॉक भी रानी की सराय ही है। ये घटना 20 तारीख की है। 20 तारीख से आज तक एक पक्ष की तुरंत FIR लिख ली जाती है और दूसरे पक्ष की अभी तक FIR ही नहीं लिखी गई। और घटना मैं बताता हूँ है क्या। घटना ज़मीन का पुराना विवाद है, उसमें कुछ तालाब है जिसको दूसरा पक्ष यानी कि पन्नेलाल तिवारी का परिवार कब्जाना चाहता है, जिसका विरोध बालचंद यादव का परिवार कर रहा है। इसमें भी प्रशासन कहीं ना कहीं तिवारी का साथ दे रहा है। अब ये 20 तारीख की घटना जो है मैं बताता हूँ कि सुबह के समय आपको, अगर आप किसान के परिवार से हैं तो आप जानते होंगे, सुबह लोग ही हर किसान अपने खेतों पे चला जाता कि धूप निकलने से पहले हम अपने खेत का काम निपटाएं। हुआ भी ऐसा, क्योंकि ये परजीवी हैं, ये तो सत्यनारायण कथा कह के घर चला लेंगे, लेकिन कोई किसान नहीं चला पाएगा ना। तो बालचंद यादव का परिवार खेत पे चला गया था और उनकी पत्नी, तकरीबन 55-60 साल के बीच की उनकी पत्नी हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, सिमकरिता देवी, वो अपना दुआर साफ़ कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी। सुबह 7 बजे की घटना है। और ये पन्नेलाल तिवारी के परिवार वाले चढ़ के इनके घर आते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं कि कहाँ है, निकालो बाहर, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा। तो विरोध करती हैं। विरोध करने पे ये नपुंसक साले हिजड़े उस
55-60 साल की महिला के ऊपर हाथ चलाते हैं, उनको मारते हैं, और अगर किसी का दांत सामने से टूट जाता है तो कोई हल्की मार नहीं मारी गई हो, किसी ऐसे चीज़ से मारा गया होगा कि उनका दांत टूट गया। फिर भी उसके बाद देखिए, थाना रानी की सराय में पन्नेलाल का परिवार एफआईआर करने पहुंचता है, और रानी की सराय का थाना इंचार्ज जो है रामायण सिंह, वो इनकी एफआईआर नहीं लेता है। वहीं पन्नेलाल तिवारी की तरफ से एफआईआर ले ली जाती है, और एक 2 कौड़ी का पत्रकार जो किसी ज़माने में डग्गामारी करता था और जीप और टेम्पो में सवारी भर के 10 रुपये कमाता था, वो 2 कौड़ी का पत्रकार जिसका नाम सर्वेश तिवारी है, वो 2 कौड़ी का पत्रकार अपनी पत्रकारिता का धौंस दिखा के फर्जी मेडिकल करवाता है, और उसमें एक लड़का है गौरव तिवारी पुत्र संतोष तिवारी, जिसको ये दिखाया जाता है कि दूसरे पक्ष वालों ने, यानी बालचंद यादव के परिवार वालों ने इतना पीटा है कि वो हॉस्पिटलाइज्ड है, यानी कि मरने की स्थिति में आ गया है। ऐसा दिखा के उसका फर्जी मेडिकल ये सर्वेश तिवारी करवाता है। और ये अमर उजाला में टुटपुजिया टाइप का पत्रकार है जो फर्जी मेडिकल करवाने के बाद थाने पहुंचता है, एफआईआर करवाता है, और रामायण सिंह जो एसएचओ है वहाँ का, वो पूरा का पूरा इन सबों का पक्ष लेता है। और आपको बता दें कि वो कहीं भर्ती नहीं हुआ था। ये लड़का आज भी पूरी तरह से स्वस्थ है, कहीं एक खुराच नहीं आई है उसके पास ऊपर। मारपीट आने के बाद हुई है, तुम किसी की माँ को मारोगे तो वो तुम्हारी आरती नहीं उतारेगा, वो तुमको मारेगा ही। और शारीरिक रूप से सबल आदमी तुम्हें 2-4 हाथ तो ज़्यादा मार ही देगा। तुम मारपीट कुछ कर नहीं पाओगे। चोरी चुप्पे जब कोई होगा नहीं तो औरतों के ऊपर हाथ उठाओगे, औरतों को मारोगे, जानवरों को मारोगे, जैसे तुमने यहाँ प्रतापगढ़ में किया, और आगरा में एक राजा धौंस देता है। ऐसे राजाओं को क्या करना चाहिए, वहाँ की जनता नपुंसक है, नहीं तो उसी भीड़ में जूते चप्पल से स्वागत कर देना चाहिए था। यहाँ मेडिकल होने के बाद वो गौरव लड़का आज भी स्वस्थ है, घर में टहल रहा है, घूम रहा है, मार्केट जा रहा है, कहीं कुछ नहीं। लेकिन फिर भी 20 तारीख से आज क्या तारीख हो गई, 25 तारीख हो गई, आज तक इनकी एफआईआर नहीं लिखी गई। ये लोग एसपी डीएम सब तरफ घुमाए, सीओ के पास गए, लास्ट में उन्होंने कहा आप एसएचओ के पास जाइए, थाना प्रभारी के पास जाइए। लेकिन होता क्या है, थाना प्रभारी यहाँ आ जाओ, इस जगह आ जाओ, मैं यहाँ हूँ, फिर मेरी ड्यूटी यहाँ लग गई, कल लिख दूँगा, परसों लिख दूँगा, करते करते उसने 5 दिन बिता दिए, और उसके बाद मामला हो जाएगा ठंडे बस्ते में। और हमारे समाज के जो नेता हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी के हों, या जिससे भी हों, या बसपा के हों, कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, जो हमारे समाज के हैं, बैकवर्ड दलित समाज के हैं, उन्होंने चूड़ियाँ पहन ली है, जो ना अपने समाज के लोगों का पक्ष ले रहे हैं, ना उनका पक्ष रख रहे हैं, ना उनके लिए खड़े हो रहे हैं। गुस्से में आदमी इनसे सवाल पूछता है तो ये कुतर्क करते हैं। तर्क तो करने की इनकी हैसियत है नहीं, ये अपने समाज के लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे, बस सिर्फ ये चाहेंगे कि इनका झंडा ढोएं। क्यों ढोएगा कोई झंडा? अगर यही हालात रहे तो तुम्हारा झंडा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। तुम अपने समाज के लोगों के साथ खड़े नहीं होना जानते हो तो तुम्हारे साथ क्यों कोई खड़ा रहेगा? जब हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, जब हमें शासन प्रशासन खुद मैनेज करना है, तो हम तुम्हारे पीछे क्यों घूमें? हम खुद लड़ेंगे। न्याय नहीं मिलेगा तो हम न्याय के लिए लड़ेंगे, लड़ के मरेंगे। नपुंसक नहीं है तुम नेताओं की तरह जो बैठे रहें। आज नहीं एफआईआर हुई, कल होगी, नहीं होगी तो फिर बदला लेने में जो होता वो होगा। और एक अभी घटना चंदौली में घटी है। चंदौली में कुछ दिन पहले एक प्रधान की भी हत्या हो गई थी, आपको याद होगा। और चंदौली में घटना जो घटी है वो घटना अकस्मात घटना है। उस घटना को सुनियोजित घटना या कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी इतना ज़रूर कहा जा सकता है
कि आखिर अपराधियों का इतना मन कैसे बढ़ गया है कि खुलेआम अवैध असलहे निकाले जा रहे हैं, खुलेआम लोगों पे गोलियां चलाई जा रही हैं। ये कोई छोटी घटना नहीं है कि किसी के ऊपर गोली चला देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। फिर भी प्रशासन शासन कान में तेल डाले बैठा है, कहीं कुछ करना ही नहीं चाहता है, न कोई बात न चीत। चंदौली में जो घटना घटी है, 5 लड़के एक गाड़ी से जा रहे होते हैं स्कॉर्पियो से, उससे टक्कर लग जाती है। 5 लड़कों में 5 लड़के ठाकुर होते हैं और एक लड़का ब्राह्मण होता है, जिसमें वो लोग टक्कर लगने के बाद जब लोग विरोध करते हैं तो ये लोग उतरते हैं, बातचीत में बात आगे बढ़ जाती है, ये फायर कर देते हैं, जिसमें एक गोली पवन यादव को और एक गोली विनय को लगती है। एक कंधे में उसको लगती है और एक उसके सिर के पास से लगती है। दोनों घायल हैं, दोनों एडमिट हैं इस समय बनारस किसी निजी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और ये जो 5 लड़के हैं, इनको घेर के पब्लिक बहुत बुरी तरह से पीट देती है, इनको पुलिस उठा ले जाती है, सब थाने में बंद हैं। लेकिन सोचिए कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। उसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं ऐसी घट रही हैं जिसमें प्रशासन भी अपराधियों का साथ दे रहा है। तो जिस प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री महोदय, जो अपने आप को संत कहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी, उनकी हाल ये है कि उनसे प्रदेश तो संभल नहीं रहा है। कानून व्यवस्था जंगल से भी बदतर हो चुकी है। जंगल के जानवर भी इससे ज़्यादा सिस्टमेटिक ढंग से रहते हैं। इनके में तो सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, कोई भी संवर्ण है खुलेआम दबंगई कर रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, शासन प्रशासन भी उसी को बचा ले रहा है। इतना होने के बाद भी बैकवर्ड दलित समाज के लोग नहीं सुधर रहे हैं। 60-65% बैकवर्ड है। 60-65% बैकवर्ड मुट्ठी भर लोगों की गुलामी कर रहा है और उनकी गोद में जाके बैठ जाता है। किसको देख के? अपने समाज के नेता को, स्वामी प्रसाद मौर्य को, केशव प्रसाद मौर्य को, अनुप्रिया पटेल को। अनुप्रिया पटेल जबकि मुद्दे उठाती रहती हैं, इसीलिए शायद बैकफुट पे बैठा दी गई हैं। आनंदीबेन पटेल का चेहरा दिखा के, अरे नहीं वो तो प्रदेश की राज्यपाल बना दी गई, इससे बड़ा पद क्या होता है। प्रथम महिला हैं वो, प्रथम नागरिक हैं प्रदेश की। स्वतंत्र देव सिंह, नित्यानंद राय, बड़े बड़े नाम हैं, भूपेंद्र यादव। ये चेहरे सिर्फ और सिर्फ आपसे वोट लेने के लिए हैं, आपका भला करने के लिए नहीं। अगर भला करने वाले होते तो ओवरलैपिंग ख़त्म की गई जा रही है, ये लोगों को पता है, उस पर किसी का एक शब्द नहीं निकला है। नीट में पीजी मेडिकल की ओबीसी की सारी सीटें ख़त्म कर दी गई, नील कर देगा, जीरो। तब भी ये नपुंसक बोलने वाले नहीं हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको अपना चेहरा दिखा के, आपसे जनेऊ मिला के कि मैं अहिर हूँ, मैं यादव हूँ, मैं कुर्मी हूँ, मैं पासी हूँ, मैं चमार हूँ, कोयरी हूँ, काची हूँ, ये कह के आपसे वोट लेते हैं। और बेच किसको देते हैं? इन मनमुआदियों को, जो मौका पाने पर आपकी गर्दन काट लेंगे। कोई इनके अंदर सिंपैथी नहीं आपसे कि वो आपसे सिंपैथी दिखाएंगे, वो आपसे कहेंगे कि तुम मेरे भाई हो। कुछ नहीं, ये सिर्फ लाभ के लिए भाई है। मनुवादी वो होते हैं जो साम दाम दंड भेद, भूखे हैं तो मांग के खा लेंगे, कपड़ा नहीं है तो आपका उतारा हुआ पहन लेंगे, लेकिन जैसे ही मजबूत होंगे ना, सबसे पहला वार भी आप पे करेंगे। मेरे पिछड़े दलित भाइयों, एकजुट हो जाओ, बस सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, नहीं तो आए दिन मरोगे। तुम्हारे घरों में घुस के लोग मारना शुरू ही कर दिए, उसके बाद पता नहीं क्या क्या होगा। जय हिंद।